Hello dear student, today now explain you T cell activation। आज हम लोग T cell activation के बारे में स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई भी एंटीजन आकर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो T cell कैसे एक्टिव होता है, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह एक T cell का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ और T cell जो है ना, टी सेल को मैं एक छोटे से इस साइड वाले पार्ट को मैंने कट करा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, हम सबको किस बात की जानकारी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, जिसमें दो लिपिड की लेयर होती है। आउटर साइड को नॉन साइटोसोलिक साइड बोलते हैं और अंदर वाले साइड को साइटोसोलिक साइड बोलते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर साइड आउटर साइड को बोलते हैं। तो मैंने टी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर मैंने शो करा है और इस टी सेल पर टीसीआर प्रेजेंट होता है, टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और यही टीसीआर जो होता है एंटीजन को रिकॉग्नाइजिंग बाइंडिंग करने का काम करता है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह एपीसी सेल्स है, या एपीसी सेल्स है, इसको हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। इसका नेचर ना डुअल होता है, डुअल नेचर की एपीसी होती है, जैसे कि यह एमएससी सेकेंड को एक्सप्रेस भी करती है और एमएससी फर्स्ट को भी एक्सप्रेस करती है कंडीशन के आधार पर। जैसे मान लीजिए, यदि एंटीजन का नेचर ना प्रोटीनियस नेचर का एंटीजन होगा तो यही एपीसी प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन के द्वारा उस एपीसी को प्रोसेस करके और एमएससी फर्स्ट के द्वारा एंटीजन को एक्सप्रेस करती है। बात समझ में आ रही ना? सेकंड स्टेप में ये होता है कि यदि एंटीजन का नेचर लिपिड कार्बोहाइड्रेट हो, यदि एंटीजन का नेचर लिपिड कार्बोहाइड्रेट हो तो इंडोसोम लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के द्वारा उस एंटीजन को क्या करता है, प्रोसेस करके और सेम एपीसी के द्वारा क्या करता है कि एंटीजन को एक्सप्रेस करता है। तो वो सेकेंड एमएससी के द्वारा एक्सप्रेस करता है। समझ में आ रहा है कि एंटीजन का नेचर प्रोटीन हो तो एमएससी फर्स्ट आएगा और एंटीजन का नेचर कार्बोहाइड्रेट हो और लिपिड हो तो एमएससी सेकेंड आएगा। सिंपल सा फंडा है। सेम एपीसी मतलब डुअल फंक्शन को शो कर रही है। जब सपोज यह एमएससी सेकंड को एक्सप्रेस कर रही है, इसका मतलब एंटीजन का नेचर कैसा है भाई? लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और इंडोसोम लाइसोसोम के द्वारा उस एंटीजन को प्रोसेस करके और एक्सप्रेस करती है। जैसे एक्सप्रेस करती है तो इसके साइड में टी सेल प्रेजेंट होती है और टी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है? टीसीआर प्रेजेंट होता है। टीसीआर का नेचर हेटेरोडाइमर होता है, हेटेरोडाइमर प्रोटीन होता है जिसमें अल्फा प्रोटीन होता है और बीटा प्रोटीन होता है। इस टीसीआर में सीडीआर्स प्रेजेंट होते हैं और सीडीआर कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 सीडीआर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें से 3 ऐसे सीडीआर्स हैं जो फंक्शनल फॉर्म में होंगे और 1 ऐसे सीडीआर्स है जो नॉन फंक्शनल फॉर्म में होंगे। तो 3 सीडीआर्स जो होते हैं, जो 3 सीडीआर्स होते हैं इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंडिंग करने का काम करते हैं और वो 1 सीडीआर जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। तो जब यह टीसीआर के सीडीआर्स ना इस टी सेल रिसेप्टर के सीडीआर्स इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करते हैं ना, तो इस टीसीआर में कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। इसमें क्या होता है? चेंजिंग आता है। और जैसे चेंजिंग होता है ना, तो सेल के साइटोसोलिक साइड में एलसीके प्रोटीन होता है जो काइनेज नेचर का होता है। इसमें टायरोसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है और इस एलसीके काइनेज प्रोटीन सबसे पहले एक्टिवेट होता है जब टीसीआर का कन्फर्मेशन चेंज होता है तो, और एलसीके प्रोटीन सबसे पहले फास्फोरिलेट करता है आईटीएम प्रोटीन को। आईटीएम प्रोटीन को क्या करता है? फास्फोरिलेट कर देता है, फास्फेट को आईटीएम के साथ ऐड कर देता है। और जैसे ही ऐड करता है, साइटोसोलिक एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग जेप70 कहते हैं। ये जेप70 क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जेप70 क्या होता है कि जब आईटीएम फास्फोरिलेट होता है तो इस आईटीएम से क्या करता है? जेप70 जाकर बाइंड कर जाता है। जैसे ही जेप70 बाइंड करता है तो सेकेंड टाइम एलसीके प्रोटीन क्या करता है
कि इस JF70 को फास्फोरिलेट करता है। अब जब JF70 या फास्फोरिलेट हो जाता है ना, तो अभी कैसा हो जाता है भाई, एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर इनएक्टिव था और यहाँ पर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। 70 जो होता है इस जेफ प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास होता है, 70 किलो डाल्टन होता है इस जेफ प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम सबों की यहाँ तक जानकारी हो चुकी है कि JF70 क्या होता है, एक्टिव हो चुका है। ये क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। कहाँ एक्टिव हुआ, ITAM प्रोटीन के कांटेक्ट में आने के बाद यह LCK प्रोटीन के द्वारा एक्टिवेट हो चुका है। अब जब एक्टिवेट हो चुका है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे PLC गामा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, PIP2 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यह JF70 जो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, सबसे पहले यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है PLC गामा, इसको फास्फोरिलेट कर देता है। क्या करता है, इसको फास्फोरिलेट कर देता है, मतलब गामा के साथ एक फास्फेट को क्या करता है, ऐड कर देता है। जब PLC गामा प्रोटीन फास्फोरिलेट होता है तो यह क्या करता है कि एक्टिवेट कर देता है, एक्शन लेता है PIP2 पर। अब PIP2 प्रोटीन जो होता है यह हाइड्रोलिसिस होता है, इसकी ब्रेक डाउन होता है। जब हाइड्रोलिसिस होती है ना, तो यह दो प्रोटीन को फॉर्मेशन करने का काम करती है, सिंथेसिस करने का काम करती है। एक डाइक प्रोटीन होता है, एक IP3 प्रोटीन होता है। बात समझ में आ रही है। डाइक प्रोटीन जो होता है लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन होता है, और IP3 जो होता है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। बात समझेगा, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है, और डाइक प्रोटीन जो होता है लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन होता है। अब आगे की तरफ जब PIP2 प्रोटीन हाइड्रोलिसिस होता है, तो IP3 साइटोसॉल में इंटर कर जाता है, और साइटोसॉल्स में डिफरेंट प्रोटीन पहले से प्रेजेंट मौजूद होते हैं। कोई इनएक्टिव होता है, कोई एक्टिव फॉर्म में होता है। अब देखिए ये IP3 क्या करता है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी सेल ऑर्गेनेल्स पे क्या होता है, IP3 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये IP3 जब इस ऑर्गेनेल से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक ACR से जब बाइंड करता है, तो यह कैल्शियम को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करने का काम करता है। कब, जब IP3 इस ACR से बाइंड करता है, तब क्या होता है कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन साइटोसॉल में क्या होता है, हाई होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। और जब कैल्शियम का नेचर हाई होने लगता है ना, तो इस साइटोसॉल में कामोडुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और इस कामोडुलिन प्रोटीन के पास 4 बाइंडिंग साइट होती है कैल्शियम की। यह क्या करता है कि 4 कैल्शियम को क्या करता है कि बाइंड कर लेता है। कौन बाइंड करता है भाई, कामोडुलिन। इसके पास कितने कैल्शियम की बाइंडिंग साइट होती है, 4। जैसे ही कैल्शियम कामोडुलिन प्रोटीन से बाइंड होता है, यह एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव होता है, ये किस पर एक्शन लेता है भाई, कैल्सिन्यूरिन पर। किस पर एक्शन लेता है, कैल्सिन्यूरिन। यह प्रोटीन होता है, ये इस प्रोटीन का नेचर एंजाइमेटिक होता है, और एंजाइमेटिक में सबसे यह इंपॉर्टेंट किसका होता है, फास्फेटेज का। किसका होता है, फास्फेटेज का। यहाँ तक समझ में आ रहा है। साइटोसोल में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे NF80 होता है, NF भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, यहाँ पर मैं क्या लिखा, इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों इनएक्टिव फॉर्म है भाई, क्योंकि यह फास्फोरिलेटेड फॉर्म में है, इससे फास्फेट का अटैचमेंट है, इसलिए यह इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो यह कैल्सिन्यूरिन जो फास्फेटेज नेचर का शो करता है, एंजाइमेटिक फास्फेटेज नेचर होता है, इस फास्फेटेज को क्या करता है, फास्फेट को रिमूव कर देता है। और जैसे ही फास्फेट को रिमूव करता है, अब NF80 क्या होता है, फ्री हो जाता है फास्फेट से, तो यह क्या होता है, यहाँ पर एक्टिव, मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्टिव हो जाता है। जैसे एक्टिव होता है, यह न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। तो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाता है। सेकंड स्टेप में यह होता है कि डाइक प्रोटीन साइटोसॉल में PKC प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और PKC के पास 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक C1 की होती है और C2 की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बाइंडिंग साइट याद रखना है,
कामोडुलिन में 4 बाइंडिंग साइट होती है कैल्शियम की, पीकेसी में 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक C1 की और C2। C1 जो होता है ये डैग के लिए डैग बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और C2 जो होता है कैल्शियम की बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब डैग और कैल्शियम इस पीकेसी से बाइंड होता है ना, तो यह एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। कौन? पीकेसी एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। और NF के भी यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यह इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों इनएक्टिव फॉर्म में है? क्योंकि इससे एक और प्रोटीन की बाइंडिंग है IKB, जो इनहिबिटरी कप्पा बी होता है, यह बाइंड किया हुआ है NF-kB से, तो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो यही पीकेसी जब एक्टिव हो जाता है ना, तो पीकेसी क्या करता है, इस IKB को फास्फोरिलेट कर देता है। इस IKB को क्या करता है? फास्फोरिलेट करता है। और जब IKB को फास्फोरिलेट करता है ना, तो NF-kB से डिसोसिएट हो जाता है। और जब डिसोसिएट हो जाता है तो यही NF-kB यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और जब एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा तो ये आराम से न्यूक्लियस के अंदर सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंटर कर जाता है। समझ में आ रहा है? तो NF-kB को इनहिबिट करने का काम IKB करता है, इनहिबिटरी कप्पा भी करता है। और NF-AT को इनएक्टिव करने का काम कौन करता है भाई? फास्फेट करता है, फास्फेट करता है। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट मैकेनिज्म भी होते हैं, और जब दोनों एक्टिव हो जाते हैं तो न्यूक्लियस में इंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये आता है कि ये जो JEF70 प्रोटीन है ना, यह एक और प्रोटीन को फास्फोरिलेट करता है, जिसको हम लोग लैट प्रोटीन कहते हैं, LAT प्रोटीन जो होता है एक्टिव होने के बाद यह जेफ को एक्टिवेट कर देता है। इसको हम लोग ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर कहते हैं। यह ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर रास पर एक्शन लेता है और रैग पर एक्शन लेता है। रास और रैग दोनों G प्रोटीन्स होते हैं, और यह मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड प्रोटीन्स होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होते हैं, दोनों G प्रोटीन होते हैं। यह दोनों प्रोटीन पर एक्शन लेता है एक प्रोटीन की मदद से, जिसको हम लोग SOS और VOV प्रोटीन कहते हैं। यह SOS और रास GDP को ना GTP फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये SOS और रास जब जेफ एक्शन लेता है इस रास और SOS पर, तो यह जो GDP फॉर्म है GTP फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है? रास एक्टिव हो जाता है। यही जेफ जो होता है VOV और रैग प्रोटीन के साथ मिलकर GDP को GTP फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो ये रैग क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। इतना सिंपल कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब ये दोनों क्या हो जाता है? एक्टिव होता है। जैसे ही रास एक्टिव होता है MAPK प्रोटीन को एक्टिव करता है, और जैसे ही MAPK एक्टिव होता है फास्ट प्रोटीन को क्या करता है? ये MAPK फास्फोरिलेट कर देता है। क्या करता है? फास्फोरिलेट करता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि रैग प्रोटीन क्या करता है? JNK प्रोटीन को एक्टिव करता है। कौन? रैग। और रैग क्या करता है? JUN प्रोटीन को क्या करता है? यह फास्फोरिलेट कर देता है। अब यह फास्ट और जून फास्फोरिलेटेड कंडीशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस की यहाँ पर न्यूक्लियस में अंदर आते हैं। कौन भाई? फास्ट और जून फास्फोरिलेटेड कंडीशन में। और ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर आकर एक इंपोर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सिंथेसिस करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग AP1 प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? AP1 प्रोटीन कहते हैं। और जैसे AP1 प्रोटीन बनता है तो यह टी सेल एक्टिवेशन के लिए 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एक AP1 और एक NF-AT और एक NF-kB। ये तीनों प्रोटीन DNA से बाइंड करके और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से RNA की सिंथेसिस करता है, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस करता है और टी सेल के एक्टिवेशन को अलाउ कराता है, जिससे कि एंटीजन जो यहाँ प्रेजेंट है इसको किलिंग करने में हेल्प कर सके। यहाँ जो नॉन साइटोसॉलिक की तरफ प्रोसेस दिख रहे हैं ना, ये सब साइटोसॉलिक के अंदर ही होता है। ये जो प्रोसेस आप लोग दिख रहे हैं सब साइटोसॉलिक के अंदर होता है, बट स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा सा मैं नॉन साइटोसॉलिक की तरफ मूव कर गया। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये साइटोसॉलिक होते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक फीचर मैंने बता रहा हूँ। देखिए, एक जो JF70 प्रोटीन होता है ना, यही कैस्केडिंग इफेक्ट को सारे टी सेल एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए, यहाँ पर मैंने मान सपोज ये 10 प्रोटीन है, 5 प्रोटीन है, 6 प्रोटीन है, और यह JF70 प्रोटीन है। तो JF70 प्रोटीन सबसे पहले इस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, फास्फोरिलेट करेगा। जब फास्फोरिलेट करे एक्टिव होगा, फिर ये फास्फोरिलेट करेगा इस प्रोटीन को, ये एक्टिव होगा, फिर ये फास्फोरिलेट करेगा इसको, तो ये एक्टिव होगा, फिर ये एक फास्फोरिलेट करेगा तो ये प्रोटीन एक्टिव होगा। मतलब सेम एक प्रोटीन को फास्फोरिलेट करता है तो दूसरा प्रोटीन एक्टिवेट होता है। मतलब ये प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये एक टी सेल एक्टिवेशन की प्रोसेस को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। आप लोग और डाउट होगा तो आप लोग को पूछ सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये टी सेल एक्टिवेशन से, क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं हर एग्जाम में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बी सेल एक्टिवेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।